आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MQ-9 ड्रोन्स को लेकर। देखिए, ये चीज आप सभी को पता होगी कि भारतीय नौसेना की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 2 MQ-9 ड्रोन्स लीज पर लिए गए थे और इनको लगभग 2 साल से भारतीय नौसेना ऑपरेट कर रही है। इन ड्रोन्स को हम लोग लगातार इंडियन ओशन रीजन के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, अरुणाचल के ऊपर, लद्दाख में और सिक्किम में ऑपरेट करते हुए देख चुके हैं। यानी कि भले ही ये ड्रोन्स भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए लीज पर लिए गए हों, लेकिन ये प्रैक्टिकली ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कल इन 2 में से एक ड्रोन क्रैश हो गया था और इस क्रैश के बाद में अब भारतीय नौसेना के पास में केवल एक ड्रोन बचा है। इस क्रैश को लेकर बहुत सारी ओपिनियन दी जा रही हैं और कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ड्रोन जनरल एटॉमिक्स उड़ा रहा था, तो प्रैक्टिकली उनको यहाँ पर दूसरा ड्रोन देना पड़ेगा और इस पूरे इंसिडेंट के बाद में भारतीय नौसेना को यहाँ पर किसी भी तरीके का लॉस नहीं हुआ है। बाकी सारी चीजें छोड़कर पहले इसी स्टेटमेंट को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस क्रैश के बाद में भारतीय नौसेना के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में अगर आप लीज की बात करें तो वो बेसिकली 2 तरीके से क्लासिफाई की जाती है, एक वेट लीज और दूसरी ड्राई लीज। ड्राई लीज के दौरान आपको एयरक्राफ्ट दे दिया जाता है और फिर आप उसके ऊपर अपना क्रू डालते हैं, आप मेंटेनेंस देखते हैं, आप फ्यूल देखते हैं और आप इंश्योरेंस भी देखते हैं। प्रैक्टिकली इस तरीके की लीज एक लॉन्ग टर्म लीज होती है और जब आप ज्यादा समय तक एक एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना चाहते हैं तब आप इस तरीके की लीज पर एयरक्राफ्ट को लेते हैं। दूसरे तरीके की लीज को आप वेट लीज कहते हैं, जहां पर आपको एयरक्राफ्ट, क्रू, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस सब कुछ लेसर की तरफ से मिलता है और आमतौर पर इस तरीके का अरेंजमेंट एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होता है। भारतीय नौसेना और जनरल एटॉमिक्स के बीच में किस तरीके की ट्रांजैक्शन है उसके बारे में किसी को भी किसी भी तरीके की जानकारी नहीं है और बाकी सब लोगों की तरफ से यहाँ पर चीजों को स्पेकुलेट किया जा रहा है। कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए यूएस का क्रू आया हुआ है और जनरल एटॉमिक्स यहाँ पर भारत में बैठकर इन ड्रोन्स को उड़ा रहा है। अगर आप स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि भारत सरकार इस तरीके की परमिशन नहीं दे सकती है और पर्सनली मुझे नहीं लग रहा है कि इन ड्रोन्स को जनरल एटॉमिक्स की तरफ से उड़ाया जा रहा है। हालांकि जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में पहले कहा है कि ये सारी की सारी चीजें लोगों की स्पेकुलेशन है और अश्योरिटी के साथ में हम लोग भी इस चीज को नहीं कह सकते। लेकिन अगर इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स इंडियन नहीं होते और बाहर के लोग इन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे होते तो मीडिया के सामने जब इन ड्रोन्स को प्रेजेंट किया गया था तो कहीं न कहीं से कुछ इंडिकेटर्स हम लोगों को जरूर मिलता। लेकिन चीजों को बेहतर समझने के लिए आइए एक मोमेंट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स अमेरिकन हैं और यहाँ पर जनरल एटॉमिक्स भारत में बैठकर इन ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे हैं। दोनों ही कंडीशंस पे ये एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड है। जी हाँ, जब भी कोई एयरक्राफ्ट लीज के ऊपर जाता है तो उसका इंश्योरेंस कराया जाता है और चाहे ये लीज वेट लीज हो या ड्राई लीज, दोनों ही स्थिति में ये एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड होता है। यानी कि क्रैश हुए एयरक्राफ्ट की कीमत वापस मिल जाएगी क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस ऑलरेडी कराया जा चुका है। हालांकि यहाँ पर जो चीज आपको और मुझे समझनी है वो और ज्यादा डीप है। कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जनरल एटॉमिक्स को यहाँ पर एक दूसरा एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को देना पड़ेगा क्योंकि अभी तक लीज की टर्म खत्म नहीं हुई है। देखिए, ये चीज वापस से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या इस तरीके का प्रोविजन है या नहीं। आमतौर पर इस तरीके के सिनेरियोज में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन कई बार कुछ प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं कि अगर एक लिमिटेड पीरियड के अंदर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो लीज के ऊपर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है और ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस की बेहतर पिक्चर जानने के लिए। रही बात 31 यूनिट ड्रोन्स की जो आने वाले समय में भारतीय सेनाओं के लिए अक्वायर किए जाएंगे, तो वहां पर नेचुरली बहुत लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है और क्या इन क्रैश के बाद में भारतीय सेनाओं को एक्चुअली इन ड्रोन्स की आवश्यकता है या नहीं। देखिए, पर्सनली मैं पिछले 6 महीने से कश्मीर में हो रहे ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहा हूँ और कंटिन्यूअसली वहां पर इस तरीके के ड्रोन्स का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप फ्लाइट डेटा को मॉनिटर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ड्रोन्स 32,000 फीट, 34,000 फीट, 36,000 फीट तक उड़ते हैं और ये चीज दिखाती है कि वो टेरेन कैसी है जहां पर आपको इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हुए ISR ऑपरेशन करने पड़ते हैं। पिस्टन पावर ड्रोन्स को हम लोग देख ही चुके हैं और तपस से लेकर दृष्टि तक 28,000 से लेकर 25,000 फीट की मैक्सिमम एल्टीट्यूड आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करना है तो आपको पिस्टन पावर ड्रोन्स नहीं, टर्बो प्रॉप से पावर किए जाने वाले ड्रोन्स की आवश्यकता होती है। और अगर आप पिस्टन इंजन्स की तुलना में टर्बो प्रॉप इंजन्स की कॉस्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टर्बो प्रॉप लगभग 10 गुना ज्यादा कॉस्टली है। यानी कि अगर आपको इस तरीके की क्षमता चाहिए तो आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा और टर्बो प्रॉप से पार किए जाने वाले जितने भी ड्रोन्स इस समय मार्केट में हैं, उन सभी की कीमत लगभग यही होने वाली। रही बात 31 ड्रोन्स का नंबर, तो नेवी के लिए खरीदे जाने वाले ड्रोन्स को लेकर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है
और जैसा कि मैंने कश्मीर में चल रहे ऑपरेशंस को लेकर बताया है कि वायुसेना और थल सेना को माउंटेन्स के ऊपर 30,000 से ज्यादा की एल्टीट्यूड चाहिए होगी। रही बात क्रैशेस की, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कंपैरेटिवली ज्यादा क्रैश होते हैं और इस रियलिटी को हम सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक अच्छा सोल्यूशन ये होगा कि भारतीय सेनाओं को इवेल्युएट करना चाहिए कि जहां पर एल्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है तो वहां पर इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तपस एक्वायर किए जा सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।